राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कर्मों का फल एक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सेठ रामदास जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनकी पत्नी का नाम कमला देवी था, जो एक पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। संतान के नाम पर उनके एक बेटी थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण किया था। किंतु सेठ जी के मन में बेटा ना होने की एक टीस थी। दोनों ने काफ़ी मन्नतें मांगी, जगह जगह माथा टेका, किंतु पुत्री के बाद कोई संतान नहीं हुई। सेठ जी के मन में रहता, उनके बाद उनके व्यापार का क्या होगा, कौन संभालेगा इस दौलत को। हालांकि सेठ जी की पत्नी इस बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करती थी। उसका मानना था, हमारी बेटी ही हमारा बेटा बनेगी, हमारा दामाद संभाल लेगा सब कुछ, बेटी देकर बेटा मिल जाएगा। लेकिन सेठ जी को ना समझा पाती थी। सेठ जी ने इस बारे में अपने परिवार और अपने जो मित्र थे उनसे बातचीत की। उन सब का सुझाव मानकर दूसरे विवाह की सेठ जी तैयारी करने लगे। जब सेठानी को यह समाचार पता चला तो उनमें बहुत बड़ा दुख हुआ कि कैसे सेठ जी ऐसा कर रहे हैं। किस तरह उन्हें अपने सपने में भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि बेटा ना होने की वजह से सेठ जी उनके प्रेम को बांट देंगे। सेठानी जी तो एक पतिव्रता स्त्री थी, पति को भगवान मानती थी, और आज सेठानी जी को लगा कि उसके भगवान ने उससे छल किया है। सेठ जी ने मंदिर में एक साधारण समारोह में दूसरा विवाह कर लिया और कमला देवी को विश्वास दिलाया कि उनके जीवन में उनका स्थान सबसे पहले रहेगा, वही रहेगा जो पहले था। दूसरा विवाह मात्र बेटा प्राप्ति के लिए किया है, ताकि पुत्र प्राप्त हो जाए। नई पत्नी ने गृह प्रवेश किया। कमला देवी पराई होती गई, किंतु उसके ने मन में ठान लिया था कि वह अपनी बेटी और अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ेगी। उसने संपूर्ण जायदाद का आधा हिस्सा अपने नाम करा लिया था और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित किया, क्योंकि आने वाली का क्या भरोसा कल उसे निकाल कर बाहर करे। ऐसे में वह कहाँ जाएगी। सेठ सेठानी की बेटी का नाम पूर्णिमा था, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़ी हो रही थी। पिता के प्रेम में कोई अंतर नहीं आया, किंतु माता की टीस भी समझी जा सकती थी। माता को पति के दूसरे विवाह से बहुत दुख था, जो पति से विमुख हो रही थी। अब केवल अपनी बेटी की चिंता में वह मगन रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह उसकी बेटी के साथ अन्याय हो, इसलिए वह बिल्कुल चौकन्ना थी। कुछ समय बाद सेठ जी की मुराद भी पूरी हो गई। उन्हें उनकी दूसरी पत्नी से बेटा हुआ। बड़ा समारोह हुआ, बड़ी बड़ी दावतें हुई। बहन ने भी बहुत प्रेम से भाई को स्वीकार किया, किंतु उसकी नई माँ का व्यवहार कुछ अलग था। पुत्र की माँ होने का घमंड, जो पुत्र को जन्म देने का घमंड उसमें बढ़ गया था। जब वो 2 वर्ष बाद उसने सेठ जी को एक और पुत्र का उपहार दिया। अब उस घर में 2 माएँ थीं, 2 बेटों की माता और एक पुत्री की माता। भारतीय समाज भी एक अजीब विडंबना है। यहाँ बेटे की माता को ही बड़भागी समझा जाता है, लेकिन कमला देवी ने अपने आप को कभी कम नहीं माना। वह अपनी बेटी को उनके पुत्रों से ऊपर मानती थी। कमला देवी की बेटी भी बहुत ही जो विनम्र और धार्मिक विचारों की थी। बहुत ही सुंदर थी पूर्णिमा, बिल्कुल पूनम के चांद की तरह। अब उसकी माँ को उसके विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन मौका देखकर कमला देवी ने सेठ जी से जो पूर्णिमा के विवाह के लिए लड़का तलाशने की बात कही। सेठ जी भी बेटी को बहुत प्यार करते थे। विवाह की बात आते ही वो बेटी की विदाई सोचकर उदास हो गए, लेकिन यह तो समाज का नियम है। बेटी के लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। एक से एक संपन्न घरानों में बिटिया के लिए वर तलाशे गए, किंतु कमला देवी संतुष्ट नहीं थी।
और एक दिन उन्होंने एक लड़के को पसंद कर लिया। लड़का बैंक में अधिकारी था। पूरे देश में केवल एक ही बैंक था, रिजर्व बैंक, उसमें भी वो अधिकारी। कमला देवी अपने दामाद के रूप में ऐसा ही लड़का चाहती थी। विवाह की तैयारियां जोरों पर चल पड़ी। गहने, कपड़े, दान, दहेज सब कुछ बढ़िया रखा गया। सेठ रामदास की बिटिया का विवाह के चर्चे पूरे शहर में हुए और इस तरह घर की बेटी पूर्णिमा की विदाई हो गई। सेठ जी बिटिया को विदा करते हुए बहुत रोए, किंतु कमला देवी तो बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह कभी भी अपने सौतन के बेटों को नहीं अपना पाई थी। पूर्णिमा बहुत ही सुंदर और भोली भाली थी। नए घर में आई, जहाँ पूरे सम्मान के साथ पूर्णिमा का स्वागत हुआ। पूर्णिमा का ससुराल एक भरा पूरा परिवार था। सब संयुक्त रहते थे और सदस्यों से भी और धन ऐश्वर्या से भी। उसकी सास एक विधवा थी, लेकिन वह बहुत ही प्रेम करने वाली औरत थी, जिसके 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। चारों बेटे सरकारी संस्थानों में अफसर थे। पूर्णिमा तीसरे नंबर के पुत्र श्रीकांत की पत्नी थी और उसके सबसे बड़े जेठ जी के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब पूर्णिमा का विवाह हुआ, उसी से कुछ समय पहले दूसरी जेठानी के यहाँ बेटी का जन्म हुआ। इस तरह एक भरा पूरा परिवार पूर्णिमा को मिला था। चारों भाई जो एक बड़े महानगर में रहते थे, छुट्टी में घर आते थे। पूरा परिवार अपने पैर्थक गांव में रहता था, जहां उनकी जमीन जायदाद और पशु धन भी था। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे। पूर्णिमा विवाह होकर आई तो पूरे गांव में उसके दहेज की बहुत चर्चा हुई। ये चर्चा पूर्णिमा के दहेज की वहाँ के डाकुओं के कानों में भी पहुँच गई। उन दिनों वहाँ डाकुओं का बड़ा आतंक था। लोग छतों के ऊपर बाल्टियों में मिर्च का पानी और पत्थर रखते थे। आज डाकुओं के निशाने पर पूर्णिमा का ससुराल का यह घर था। डाकुओं ने नीचे एक सुरंग खोद ली थी और घर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। तभी घर की औरतों को इसका आभास हो गया। वो धीरे धीरे घर के बाहर आ गईं और शोर मचा दिया। सारा गांव जाग गया और डाकुओं को किसी तरह जान बचाकर भागना पड़ा। घर की औरतों की सूझबूझ से उस दिन यह परिवार तो बच गया, किंतु भविष्य के लिए एक डर परिवार में पसर गया था, क्योंकि घर में केवल महिलाएं और बच्चे ही रहते थे। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन इस भय से मुक्ति पाने का कोई सही तरीका नहीं निकाला गया। सब कुछ बेच बाच कर वे लोग महानगर में आकर बस जाएं, यही सभी ने तय किया। उधर सेठ सेठानी जी अपनी बेटी के घर उससे मिलने आए। बेटी और उसके परिवार के लिए बहुत से उपहार तो लाए, लेकिन खुद उसके घर का पानी और भोजन नहीं करते थे, इसलिए अपने लिए पानी और भोजन भी वो अपने घर से लेकर आए थे। सेठ जी का मानना था कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, उसे देने का धर्म होता है। बिटिया परिवार से आनंद में थी, किसी बात की पूर्णिमा को कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी अपनी बिटिया को देखकर बहुत संतुष्ट थे। बस अब नाना नानी बनने की चाह थी। इसी आशीर्वाद को देकर सेठ सेठानी वापस अपने घर लौट आए। साल दर साल बीत रहे थे। परिवार में हर साल किसी न किसी के घर में बच्चा होता था। पूर्णिमा के देवर देवरानी भी माता पिता बन चुके थे। पूर्णिमा चाची बनी, ताई बनी, मामी बनी, लेकिन माँ का सुख शायद उसके नसीब में नहीं था। पूर्णिमा की भले ही खुद की कोई संतान नहीं हो, लेकिन घर के सारे बच्चे उसी के साए में पल रहे थे। उनकी माँओं को तो नहीं पता चलता था कि वे कहाँ हैं। पूर्णिमा सबको बड़े प्यार से रखती थी। श्रीकांत और पूर्णिमा दोनों को बच्चों से बहुत प्यार था। दोनों छुट्टियों में सारे बच्चों को घुमा कर लाते, सबके लिए सुंदर सुंदर खिलौने लाते। ननंदों के बच्चे छुट्टियों में आते तो बस श्रीकांत मामा और पूर्णिमा मामी के गुण गाते। पूर्णिमा बहुत अधिक धार्मिक प्रकृति की थी। वह धार्मिक जो स्थलों पर जाती, मंदिर हो या गुरुद्वारा या चर्च, उसने हर जगह मन्नत मांगी। महीने के आधे से ज़्यादा दिनों में उसका उपवास रहता था।
वह अपने पति को संतान सुख न देने पाने के कारण चिंतित रहती थी। यह चिंता कहीं उसकी माँ को भी थी। उसके पुत्र नहीं था तो उसकी बेटी के परिवार में वृद्धि में अपना भविष्य जाना था। लेकिन उसने भी हर वैद्य हर डॉक्टर से संपर्क किया। धीरे धीरे विवाह को 15 साल बीत गए, किंतु पूर्णिमा को संतान नहीं हुई। इधर पूर्णिमा के मायके में पूर्णिमा की सौतेली माँ का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। वह अपने बेटों को पूर्णिमा और कमला देवी के खिलाफ पट्टी पढ़ाती रहती थी। कमला का आधी जायदाद बेटी के और अपने नाम करवाना ही इस द्वेष का कारण था। सेठ जी को क्षय रोग हो गया था और एक से एक वैद्य और डॉक्टर को सेठ जी को दिखाया गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। बेटी और दामाद को जब सेठ जी की खबर मिली तो जहां दूसरी पत्नी ने अपने बेटों और खुद को सेठ जी से दूर कर लिया था, वहीं बेटी और दामाद तुरंत उन्हें लेने आए। सेठ जी और बेटी के घर का पानी भी सेठ जी नहीं पीते थे, तो वे भला बेटी और दामाद से सेवा कैसे करवाएंगे। उन्होंने उनके साथ जाने के बहुत बहाने बनाए, लेकिन दामाद जी श्रीकांत ने कहा, बचपन से ही मैंने अपने पिता को खो दिया था। आप मेरे धर्म के पिता हैं और मैं ये अवसर अपने हाथों से खोना नहीं चाहता। शहर में अच्छे से अच्छे डॉक्टर हैं, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार आज वह पिता जो बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीता था, समय और बीमारी के आगे मजबूर होकर उनके साथ आ गया और उनकी सेवा करवा रहा था। दामाद जी अपने हाथों से अपने ससुर के सारे काम करते, उन्हें नहलाते, समय से दवाइयाँ खिलाते, स्वयं अस्पताल लेकर जाते, लेकिन सेठ जी ठीक नहीं हो रहे थे। अंदर ही अंदर उन्हें यही दर्द खा रहा था। बेटों का बाप होते हुए भी बेटी से सेवा करवानी पड़ रही है, लेकिन एक खुशी यह भी थी कि उनकी चिता को मुखाग्नि देने के लिए बेटा है। वह कमला देवी को यह बात जरूर याद दिलाते, हमारे यहाँ दामाद ससुर की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होते और मुझे मुखाग्नि मेरे बेटों से ही दिलवाना। कमला देवी उन्हें बार बार समझाती, आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। न सेवा, न दवा, न दारू, न दुआ, और सेठ जी इस दुनिया से विदा कह गए। सेठ जी की इच्छा के अनुसार उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने, बेटे के फर्ज निभाने वाले दामाद और बेटी को अंतिम यात्रा में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया और बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। अब सेठ रामदास के जाने के बाद कमला देवी अपने आप को बहुत अकेली महसूस करने लगी थी। हालांकि सेठ जी के 2 बेटे और दूसरी पत्नी भी थी, परंतु कमला देवी ने उन्हें कभी अपनाया नहीं था, न ही कभी अपना माना था। कमला देवी के जीने का एकमात्र सहारा उसकी अपनी बेटी और दामाद थे। कमला देवी सोचती, यदि उसका स्वयं का बेटा भी होता तो शायद इतनी सेवा वो सेठ जी की नहीं करते जितनी श्रीकांत ने अंतिम समय में सेठ जी की थी। ऐसा दामाद पाकर कमला देवी स्वयं को भाग्यशाली मानती थी, किंतु उनका निसंतान होना कमला देवी को बहुत दुखी करता था। एक दिन अचानक बेटी जो पूर्णिमा की हृदय गति रुकने से वह चल बसी। यह सूचना कमला देवी के लिए हृदयाघात से कम नहीं थी, किंतु कमला देवी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों जीवित है। उसकी सौतन और उसके बच्चे उसके पति की और उसकी वर्षों की मेहनत की धन दौलत पर चिंता मुक्त जीवन जी रहे थे। उन्हें ना तो सेठ जी के जाने का कोई दुख था और ना ही पूर्णिमा के जाने का। कमला देवी अपने कमरे में पड़ी पड़ी सोचती रहती थी, उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जब उसे दुनिया से जाना था तब उसकी बेटी इतनी कम आयु में स्वर्ग सिधार गई। बिटिया के अधिकारों को लेकर वह हमेशा अपने पति पर भी विश्वास नहीं कर पाती थी, इसलिए बिटिया के लिए आधी जायदाद उसने अपने नाम करा ली थी। क्या करेगी अब कमला देवी इस दौलत का? ना बिटिया है, ना उसका कोई वारिस।
कहीं तो कोई अपराध उससे हुआ होगा जिसकी सजा उसे मिल रही थी। कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे सामने आते हैं। तभी कमला देवी को याद आया, सेठ जी के व्यापार में उसके एक साथी मानिक भाई और दोनों ने मिलकर ही तो इस व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचाया था। फिर अचानक ही मानिक भाई कहीं गायब हो गया। कमला देवी जी के व्यापार में कोई रुचि नहीं ले रही थी, लेकिन आज अचानक उसकी यादों में मानिक भाई ने दस्तक दे दी थी। कहीं हमसे उनके प्रति कुछ गुनाह तो नहीं हुआ जिसकी सजा आज हम भोग रहे हैं। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। कमला देवी प्रार्थना करते हुए एक निश्चय कर लिया। अगले ही दिन वह मानिक भाई का पता लगाने लगी और उसे जो बातें पता चली उन्हें जानकर वह अपराध से भर उठी। सेठ जी और मानिक भाई जो सांझे में व्यापार करते थे, तभी मानिक भाई एक बार जब यात्रा पर गए तो परिवार सहित दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस दुर्घटना में उनका पूरा परिवार मारा गया। यह घटना उन दिनों की थी जब सेठ जी अपने बेटे के जन्म की खुशी में आनंदित थे और उत्सव मना रहे थे। उत्सव के पश्चात उन्हें मानिक भाई के विषय में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह यही समझते रहे कि उनका अब कोई नहीं बचा। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। कमला देवी ने पता किया, वह मानिक भाई के गांव गई। जहां जाकर उन्हें इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भगवान से जो व्यर्थ उल्हाने देती थी, जबकि यह तो स्वयं ही उनके कर्म फल थे जिन्हें वह भोग रहे थे। क्योंकि सेठ रामदास को मानिक भाई के विषय में जानना जरूर चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कोई भी कोशिश नहीं की। मानिक भाई के हिस्से को भी उनके आश्रित को देने की कोशिश नहीं की कि जो मानिक भाई पर आश्रित थे उनका हिस्सा उन्हें दे दिया जाता। सेठ जी समझ रहे थे कि उनका कोई आश्रित नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था। कमला देवी ने पता लगाया कि दुर्घटना के समय उनकी एक बेटी थी जो बच गई थी। सब कुछ होते हुए भी वह बेटी अनाथों के तरह पली थी। कमला देवी ने फैसला किया वह उनकी बेटी का पता लगाएगी और उसे वह सब कुछ देगी जिसकी वह हकदार थी। अब उसके जीवन का यही उद्देश्य बन गया। कमला देवी रात दिन मानिक भाई की बेटी को ढूंढने में लग गई और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। मानिक भाई की बेटी उसे एक विधवा आश्रम में मिली जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी और एक बेटे की माँ थी। कमला देवी ने विधवा आश्रम के प्रबंधक से बात की और मानिक भाई की बेटी, जिसका नाम जो कविता था, उसे अपने घर ले आई। उसने कविता को बताया कि बिटिया, तुम्हारे अंदर मुझे अपनी बेटी दिखाई पड़ती है। मेरी बेटी तो अब इस दुनिया से चली गई है, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? कविता को तो मानो भगवान ने आकर जो उसकी सभी मुसीबतों से उबार लिया था। वह तुरंत तैयार हो गई। उसे माँ और उसके बेटे को नानी मिल गई। कमला देवी ने बड़ी ममता के साथ दोनों का स्वागत अपने घर में किया, किंतु कविता को उसके पिता के विषय में जो कमला देवी ने नहीं बताया था। कमला देवी दिन रात सोचती, ऐसा क्या करूं कि मानिक भाई का कर्जा हमारे सिर से उतरे और कम से कम अगला जन्म तो हमारा सुधर जाए। कमला देवी अपने दामाद श्रीकांत को बेटे की तरह मानती थी। उसने श्रीकांत के दूसरे विवाह के बारे में बात की तो श्रीकांत कहने लगा, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा और मैं अपनी पत्नी पूर्णिमा को कैसे भुला दूं? ये तो उसके साथ अन्याय होगा। श्रीकांत की बात सुनकर कमला देवी उसे मनाते हुए बोली, बेटा समझ लो, जो पूर्णिमा ने ही कविता के रूप में आई है, उसके साथ एक बेटा भी है। तेरी भी तो बरसों की चाहत है कि तेरे आंगन में बच्चे हों। मैं एक फिर से अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहती हूँ। कविता को मनाने में कमला को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। उसे तो अपना भाग्य उदय होता नजर आ रहा था। उसका
और उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मानो देवी स्वयं धरती पर आई हो। शुभ बेला देखकर श्रीकांत और कविता का विवाह कमला देवी ने करा दिया। श्रीकांत ने कविता का नाम पूर्णिमा रख दिया और इसी नाम से उसका पानी ग्रहण किया। एक बार फिर से श्रीकांत का बंद मकान घर बन गया। कमला देवी ने बहुत ही प्यार से कविता को अपनाया था और अपनी का बेटी का स्थान उसे दिया था। अपनी बेटी का घर, उसका वर, उसके सपने, उसके गहने, सब कुछ तो उन्होंने कविता के नाम कर दिया था। वह भावनात्मक रूप से कविता से जुड़ गई। उसे उसमें अपनी बेटी पूर्णिमा दिखाई देती थी। श्रीकांत ने भी कविता में पूर्णिमा ढूंढने की कोशिश की, किंतु पूर्णिमा और कविता में जमीन आसमान का अंतर था। जो पूर्णिमा बहुत ही पवित्र आत्मा थी, संस्कारी थी और बहुत ही भोली भाली थी। परिवार के सारे बच्चे आज भी पूर्णिमा के लिए रोते थे, लेकिन कविता उसके एकदम विपरीत थी। वह संस्कार विहीन थी। वह व्यवहार भी उसे सही से करना नहीं आता था। वह बिल्कुल किसी से अच्छी नहीं रहती थी। उसे बच्चों से नफरत थी। श्रीकांत उसको समझा नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसके बेटे को अपना नाम दिया और शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसको प्रवेश करवाया। उसे हर वो सुविधा दी जो वह अपने खुद के बेटे को देते। उसकी माँ को उसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। कमला देवी ने श्रीकांत को तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कभी परिवार में बेटी नहीं रही, इसलिए ज़्यादा नहीं जानती है। श्रीकांत भी यही सोचता और उसके हर काम पर नज़र रखता, उसे सिखाने की कोशिश करता। 1 साल बाद श्रीकांत के घर में खुशियों ने दस्तक दी। कविता ने उसे एक पुत्र को जन्म दिया। यह उसके जीवन का सबसे खुशी का पल था। उसका सारा श्रेय उन्होंने कमला देवी को दिया। पूर्णिमा के जाने के बाद उन्होंने खुशियों के सपने बुनने बंद कर दिए थे। अब वही पूर्णिमा की तस्वीर से बातें करते हुए बोले, पूर्णिमा, ये तुम्हारा ही प्रताप है। और बच्चे का नाम जो पवन रखा गया। बहुत ही उत्सव हुआ। सारे रिश्तेदार बुलाए गए। सारे समाज में उत्सव के चर्चे हुए। कमला देवी माँ भूल गई कि वह बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वह खूब नाची। उसे बच्चे में उसे अपने नाती और पोता दोनों दिखाई देता था। उसने पूर्णिमा के बच्चे के लिए जो भी बनवाया था वह सब उसने कविता को दे दिया। कमला देवी श्रीकांत से बोली, बेटा, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। आज मैं अपना सब कुछ इस बच्चे के नाम करती हूँ। कमला देवी की दयालुता पर सभी आश्चर्यचकित थे। उत्सव के बाद सब अपने अपने घर चले गए। कमला देवी जाने लगी तो श्रीकांत ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। अब आप हमारे साथ यहीं रहोगी और जो तुम्हारा नाती है अपनी नानी की गोद में ही पलेगा और संस्कारी बनेगा। कमला देवी जो नाती को गोद में पाकर बहुत खुश थी, वह बहुत ही प्यार से उसका पालन करने लगी। कविता को लेकिन कमला देवी का वहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कमला देवी उसे एक आंख भी नहीं सुहाती थी। वह कमला देवी से नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। कमला देवी जो बुढ़ापे में वो सब करती जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसके घर में तो शुरू से ही नौकर चाकर थे, लेकिन यहाँ वह बच्चे की आया से लेकर झाड़ू पोछा कपड़े सब करती। और जैसे ही श्रीकांत के आने का समय होता, कविता स्वयं काम करने लग जाती और बूढ़ी माँ को पूरा सम्मान देने का नाटक करती। किंतु कमला देवी को कविता का यह व्यवहार कभी बुरा नहीं लगता। वह इसे अपने पति के पापों का प्रायश्चित मानती। और पवन के बाद श्रीकांत के यहाँ 2 बेटियों ने जन्म लिया और यह आंगन बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। कविता के बेटे चंद्रकांत को श्रीकांत ने अपने स्वयं के बेटे से भी अधिक प्यार दिया। उसकी शिक्षा दीक्षा का पूरा ध्यान रखा, किंतु उससे हाई स्कूल की परीक्षा भी पास नहीं हुई। उसके अच्छे से अच्छे ट्यूशन लगाए, किंतु उसे कुछ समझ नहीं आता था।
श्रीकांत उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे, जबकि पूर्णिमा और पवन की दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं। आसपास के बच्चों की तुलना उनसे होती थी तो कविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। कमला देवी के सानिध्य में बच्चे बड़े हो रहे थे। कविता का पहला बेटा अब विवाह योग्य हो गया था। श्रीकांत भी अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने जो कविता के बड़े बेटे को शहर के बीच बाजार में एक दुकान दिलवा दी थी और उसका काम चल निकला। श्रीकांत जी का समाज में एक अच्छा रुतबा था और उनकी बहुत इज्जत थी और सब लोग उन्हें बहुत मान देते थे। इसलिए अब कविता के बड़े बेटे के रिश्ते आने शुरू हो गए। श्रीकांत ने एक अच्छी लड़की पसंद की और चंद्रकांत का विवाह कर दिया। श्रीकांत बहुत खुश थे। वे समझ चुके थे कि कविता भी बदल चुकी है, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, किंतु होता वही है जो विधि को मंजूर होता है। एक दिन श्रीकांत ने कविता को जो अपनी सासू माँ का अपमान करते हुए देख लिया, जिसे वे सहन नहीं कर पाए और वो कमला माँ को बहुत मानते थे। उन्हें आज तक पता कैसे नहीं चला कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है और इसी से दुखी होकर श्रीकांत को हृदयाघात हुआ और श्रीकांत जो चल बसे। उनकी जिम्मेदारी अभी बाकी थी। उनके तीनों बच्चे अभी जवान नहीं हुए थे। ऐसे में उनका जाना बहुत ही दुखद था। बच्चे अनाथ हो गए। कविता और उसका बेटा भावनात्मक रूप से जो सूर्यकांत से जुड़े नहीं थे। उनके जाने के बाद वे स्वयं खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। श्रीकांत और कमला देवी की जीवन भर की कमाई के मालिक वे लोग हो गए थे। कविता ने अपनी आज़ादी का जश्न सबसे पहले कमला देवी को घर से निकाल कर मनाया। जब श्रीकांत थे तो वे बहुत नियम से चलते थे। परिवार एक सुंदर दिनचर्या का पालन करता था। अब यहाँ की सुबह अपनी मर्जी की, रात अपनी मर्जी की, खाना बाहर से ऑर्डर होता था। वास्तव में अपनी मेहनत की कमाई होती तो वे लोग उसकी कुछ अहमियत समझते। कविता के इस आचरण से बच्चों का भविष्य जो अधर में लटक रहा था। ऐसे में कविता और श्रीकांत का बेटा पवन श्रीकांत के रूप में सामने आया। वह कमला माँ के संस्कारों में पला था। छोटी सी उम्र में ही दोनों बहनों और खुद की शिक्षा पूरी करना और बहनों की शादी करना उसने अपना लक्ष्य बना लिया था। इधर कमला देवी उस घर से निकलकर सड़क पर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपना सब कुछ वे पहले ही जो पवन के नाम कर चुकी थी, किंतु उसका दृढ़ निश्चय था कि अब वे लौटकर उनके पास नहीं जाएगी। पवन ने अपनी माँ से जो कमला देवी के लिए कहा, किंतु कविता उसे किसी भी कीमत पर घर लाने के लिए तैयार नहीं थी। पवन बूढ़ी कमला माँ को बहुत प्यार करता था। उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, किंतु कमला देवी का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीता। पवन ने स्वयं की शिक्षा पूरी करने के बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब शुरू कर दी। कुछ ही सालों में उसने दोनों बहनों का विवाह भी कर दिया। पवन बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसकी माँ ने जिन रिश्तों को तोड़ दिया था, उन सब रिश्तों को जीवन दान दिया उसने। उसकी सारी भुआएं, ताऊ, सभी बड़ों को उसमें श्रीकांत की ही छवि दिखाई देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कमला माँ की याद सताती थी। उसे लगता था जिसने निस्वार्थ अपना सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दिया, वह कहाँ है। कोई कहता कि वे लोगों के घरों में बर्तन साफ करके जीवन यापन करती है। कोई कहता था उन्हें किसी आश्रम में देखा गया है, किंतु कमला देवी का कुछ पता नहीं चल सका। पवन ने सारा घर तो संभाल लिया, सारे नाते रिश्ते भी संभाल लिए, लेकिन वह स्वयं को सदा अकेला ही पाता था। उसके साथ के सभी भाइयों की शादी हो गई। उसने बहनों की शादी तो कर दी, लेकिन खुद वह अकेला ही रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था उसके जीवन में। पवन सबका ध्यान रखता। इस छोटी सी उम्र में ही वह सबका प्रिय हो गया था। तभी एक भीषण महामारी ने विश्व को घेर लिया
और उसका परिवार भी उससे अछूता नहीं रहा। उसकी माँ कविता को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। पवन की माँ की देखरेख में लग गया और स्वयं भी संक्रमित हो गया, लेकिन उसकी देखभाल के लिए वहाँ कोई नहीं था। उसका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। तब उसके दोस्त सामने आए। दोस्तों ने पवन के लिए दिन रात एक कर दिया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कमल के जीने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ ठगनी मौत ने उसे अपना ग्रास बना लिया। बहनों का भाई चला गया, दोस्तों का दोस्त चला गया। हमेशा के लिए माँ को बेटे की चिर यात्रा की सूचना भी न मिली और उसी अस्पताल में दूसरे वार्ड में जो भर्ती थी। पवन के फ़ोन पर अंतिम कॉल पर जो रिकॉल आई थी तो पता चला कि श्री आश्रम से फ़ोन था। वह एक बूढ़ी अम्मा का परागमन हुआ था और मरने से पहले उसने बताया था कि मैं पवन की नानी हूँ। आश्रम के दान दाताओं ने पवन का नंबर ले लिया था, किंतु बार बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार उसी आश्रम की ओर से लावारिसों में कर दिया गया था। पवन ने तो पूरी पैकिंग में कोरोना प्रोटोकॉल में सार्वजनिक चिता समूह में इस निर्मोही दुनिया से अंतिम विदा ली थी। सुना है बूढ़ी माँ कुछ बोलती रहती है, कुछ तो कर्ज रहा होगा जिसे यूं चुका रहे हैं हम। राहों की रोशनी बनकर खुद को जला रहे हैं हम। अनाथालय से आई कविता, उसका बेटा बहू पोता पोती आज आनंद से हैं। शायद पूर्व के अपने कर्मों के फलों का स्वाद चख रहे हैं। जो चले गए शायद वो पूर्व जन्म के ऋणी थे। उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनको वो भोग रहे थे और उन्हें जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला। यह सब कर्म फल हैं। यही सोचकर लोग तसल्ली करते हैं कि यह हमारे कर्मों के फल हैं जो हमने इस तरह से भोगने पड़ रहे हैं। दोस्तों, कर्म फल मिलता है या नहीं यह तो भगवान और इंसान ही जानता है, लेकिन पाप और पुण्य का असर होता है जिंदगी पर, यह भी उतना ही सच है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।